वसूली खाता, सबसे पहले जो बनाया जाता है। वसूली खाता बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आगे डिटेल्स में देखेंगे। वसूली खाता एक बार सही बन गया तो बहुत सारी चीजें अपने आप सही हो जाती है। वसूली खाते के यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके लिए बहुत इजी होगा वसूली खाता बनाना। दूसरा पूंजी खाता, तीसरे में हम देखेंगे चालू या चल खाता। ये सभी सवालों में नहीं बनता है, आप भी जानते हैं कि जब पूंजी स्थायी होती है तो चालू खाता होता है। तो यदि आपको प्रश्न में चालू खाता दिया है तब चालू खाता बनाना है, नहीं तो डायरेक्ट पूंजी खाता ये मानते हुए कि पूंजी चल है, पूंजी खाता ही बनाएंगे। इसके बाद साझेदारों का ऋण खाता, यदि साझेदारों ने फर्म को कोई ऋण दिया है तो उनका अलग से ऋण खाता बनता है। और अंत में बनता है रोकड़ अथवा बैंक खाता। ये रोकड़ अथवा बैंक खाता जो होता है, ये एक प्रकार से आपके जो प्रश्न किया है, जैसे फाइनल अकाउंट जब आप करते हैं तो चिट्ठा आपको बताता है, बैलेंस शीट आपको बताता है कि आपका सवाल में कहीं गलती तो नहीं है। एक भले वो छोटी आपको सांत्वना देता हो, उसका पुख्ता सबूत नहीं होता बैलेंस शीट, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट यदि नहीं मिली है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बैलेंस शीट मिल गई है तो चांसेस है कि सवाल सही होगा। इसी प्रकार रोकड़ या बैंक खाता बनाया जाता है, तो आखिरी में इसका टोटल आपस में बराबर हो जाता है और इसी से हम याद करते हैं कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। चलिए डिटेल में इसको देख लेते हैं आगे। वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट, इसको रोकीकरण लेखा भी कहते हैं। अब क्या क्या लिखा जाता है, तो पहली चीज चिट्ठे की संपत्तियां। चिट्ठे में बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स दी होती है, एसेट्स आपने देखा होगा, एसेट सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की, हमने तो दो ही प्रकार की पढ़ी थी, लेकिन तीन प्रकार की होती है। स्थायी संपत्ति, चल संपत्ति और तीसरी होती है फिक्टिशियस, कृत्रिम संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट्स। अब स्थायी और चल संपत्तियां जितनी होती हैं, ये तो सब आपकी वास्तविक संपत्तियां होती है। गुडविल भी वास्तविक संपत्ति होती है, वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, मतलब दिखती हो या दिखाई देती हो या नहीं न देती हो। जैसे आपका जो ट्रेडमार्क है, ख्याति है, ये दिखता नहीं है, कोई इसको छू नहीं सकते आप, लेकिन इसका भी मूल्य होता है, तो वो भी स्थायी संपत्ति में, वास्तविक संपत्ति में गिनी जाती है। जबकि कृत्रिम संपत्ति भी होती है कुछ, जैसे आपको लाभानी खाते का शेष इधर डाल दिया हो, विकलन शेष हो, या विज्ञापन व्यय हो, प्रारंभिक व्यय हो, इस टाइप के व्ययों को भी संपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और धीरे धीरे अपलिखित किया जाता है। ये कृत्रिम संपत्ति होती है। तो यहाँ याद रखिएगा कि आपको सभी वास्तविक संपत्तियां वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखना है, लेकिन उसमें रोकड़ और बैंक को आप छोड़ देंगे। रोकड़ और बैंक शेष को छोड़कर बाकी संपत्तियों को आपको वसूली खाता जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसके डेबिट पक्ष में सभी को एज इट इज उतार देंगे। पुस्त मूल्य पर, बुक वैल्यू या पुस्त मूल्य शब्द बार बार आएगा, इसका मतलब होता है जिस मूल्य पर चिट्ठे में दिखाया गया है, बैलेंस शीट में जो मूल्य शो हुआ है, जो उसका उसकी वैल्यू शो हुई है, उसी को पुस्त मूल्य या बुक वैल्यू कहते हैं। यहाँ एक बात और है कि यदि आपको देनदार डेटर्स में आरडीडी घटाकर दिखाया गया है, देनदार ऋण, अशुद्ध ऋण, संदिग्ध ऋण संचिति करके दिखाया गया है, तो आप देनदार की पूरी राशि, सकल राशि का मतलब होता है जो देनदार के ऊपर राशि लिखी हुई है जिसमें से घटाया गया है संचिति को, वो पूरी राशि को डेबिट साइड लिख देंगे। और अशुद्ध ऋण संचिति या आरडीडी जिसको बोलते हैं, संदिग्ध ऋण संचिति जो होती है, इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे आप वसूली खाते के। ठीक है, तो सभी संपत्तियां आपको पहला काम करना है, वसूली खाते के डेबिट में प्रत्येक संपत्ति को आप उतार देंगे। कौन सी संपत्ति? वास्तविक संपत्ति, रियल एसेट्स, और रियल एसेट्स में गुडविल भी शामिल होती है। चलिए अब दूसरा काम करेंगे आप, बाह्य दायित्व। दो प्रकार के दायित्व होते हैं सामान्यतः, इस दृष्टि से देखा जाए तो। एक तो होता है आंतरिक दायित्व और दूसरा होता है बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व क्या है? सभी के पूंजी लेखे, चल लेखे भी आंतरिक दायित्व है। साइड आपको फर्म को जो है
साझेदारों को जो लौटाना है वो उनके पूंजी और चल लेखे के रूप में होता है। ऐसे किसी साझेदार का ऋण लेखा दिया है तो वो भी आंतरिक दायित्व माना जाता है कि साझेदार को चुकाना है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, किसी साझेदार की पत्नी का ऋण है तो पत्नी को आंतरिक नहीं मानते हुए बाह्य दायित्व माना जाता है, उसको दूसरा अदर पर्सन मानते हुए इसको बाह्य दायित्व के रूप में, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रूप में हम इसको भी अपने वसूली खाते के रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ये अपोजिट साइड उतरते चले जाते हैं। आप लोग थोड़ा समय पे आया कीजिए प्लीज, बहुत लेट आ जाते हैं आप। चलिए, तो ये बात समझ में आई आपको कि संपत्ति को वसूली खाते के डेबिट में और दायित्वों को क्रेडिट में उतारा जाता है। किन संपत्ति और दायित्वों को उतारा जाता है ये हमने अभी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात होती है, महत्वपूर्ण बात, कि आपको प्रश्न में नीचे दिया होगा कि संपत्तियों को किस किस मूल्य पर बेचा गया है। दो बातें होती है इसमें, एक तो नगद बाहर बेच दिया जाए, या कोई साझेदार कहे भाई मैं इस संपत्ति को लेना चाहता हूं, तो साझेदार को दे दी जाती है संपत्ति। तो जिस मूल्य पर वो संपत्ति का विक्रय हुआ है या जिस मूल्य पर साझेदार ने ली है, उसी मूल्य पर हम उसको लिखेंगे। अब संपत्ति हमने लिखी है विकलन में, डेबिट में, तो इससे जो भी मूल्य मिलेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। यदि नगद मूल्य मिला है तो रोकड़ लेखे से या बैंक लेखे से लिख दीजिए आप। लेकिन किसी साझेदार ने लिया है तो साझेदार का चल या पूंजी लेखा आएगा। यदि चल लेखा बन रहा है इस प्रश्न में तो चल लेखा लिखेंगे, और चल लेखा नहीं बन रहा है तो पूंजी लेखा लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि चल लेखा कब बनाते हैं, जब आपके बैलेंस शीट में करंट अकाउंट्स का, चल लेखे का भी बैलेंस दिया हो। ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी संपत्ति का वसूली मूल्य नहीं दिया है, प्रश्न 3-4 संपत्ति के बारे में कह दिया, एक संपत्ति को छोड़ दिया उन्होंने, करेंगे वो दायित्व में करेंगे और संपत्ति में करेंगे। तो संपत्ति वास्तविक संपत्ति है तो उसका जो पुस्त मूल्य है वही वसूली मूल्य माना जाएगा, और कुछ नहीं लिखा है तो माना जाएगा कि वो नगद में ही बेची गई। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि यदि ख्याति का मूल्य नहीं दिया है, गुडविल का मूल्य नहीं दिया गया है नीचे प्रश्न में कि ये कितने में बेची गई है, तो गुडविल का कोई भी मूल्य नहीं आप आंकेंगे, गुडविल को पुस्त मूल्य पर नहीं लिखेंगे, उसका मूल्य शून्य माना जाएगा। इसके लिए यदि आप प्रश्न में अलग से, मैं अभी बताऊंगा आगे प्रैक्टिकल में, अलग से एक फॉर्मेट बना लें, एक छोटा सा एक कैलकुलेशन का बना लेंगे। जो जो नगद ली है वो रोकड़ लेखे में लिख दें, रोकड़ लेखा का एक कॉलम बना लें, एक साझेदारों की पूंजी लेखे के 3 कॉलम, 2-3 कॉलम बना लें जितने साझेदार हैं, और संपत्ति को लिखते जाएं कौन सी संपत्ति किसने कितने में खरीदी, और बाद में इनका टोटल लगा लें। जितना रोकड़ से बेचा गया वो रोकड़ की एक एंट्री हो जाएगी, साझेदार ने लिए तो साझेदार की दूसरी एंट्री, साझेदार जितने भी साझेदार हैं उनके अलग अलग दूसरी, तीसरी, चौथी एंट्री हो जाएगी। तो ये ज्यादा इजी हो जाता है। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। वो ज्यादा सरल तरीका है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई गलती नहीं होती। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। यदि समापन पर संपत्ति नकदी से आता है, साझेदार ग्रहण कर लेते हैं। दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य से वसूली खाते के समापन पक्ष में लेखा किया जाता है, और नगद यदि बेची है तो रोकड़ लेखे या बैंक लेखे से लिखेंगे, और साझेदार ने खरीदी है तो उसके चल अथवा पूंजी लेखे से लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार दायित्वों की बात होती है। दायित्वों के पूर्ण भुगतान में जो राशि दी गई है, ऐसा भी हो सकता है कि दायित्व जो है ज्यादा के हैं लेकिन पूर्ण भुगतान में कम दिया, फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट यदि जो राशि चुकाई गई है वो कम चुकाई गई है, मान लीजिए लेनदार हैं 15,000 के, और आपको प्रश्न में कहा जाए कि फुल सेटलमेंट में लेनदार को 13,000 रुपए दिए गए, तो फुल सेटलमेंट शब्द यदि लिखा है तो इसका मतलब, पूर्ण पूर्ण भुगतान शब्द लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि अब उनको देने की आवश्यकता नहीं है, वो इतने में मांग रहे हैं, तो आप उतने से ही एंट्री करेंगे जितना पूर्ण भुगतान में लिखा गया। लेकिन ये पक्की बात है कि सवाल में आपको एक ना एक दायित्व ऐसा होगा जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तो उसको मान लेंगे कि उसका जो पुस्त मूल्य है उसी पे चुकाया गया है और नगद चुकाया गया है, ये मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 बात हो गई। पहले हम चिट्ठे से संपत्ति और दायित्वों को पुस्त मूल्य पर उतार लेंगे, फिर प्रश्न का अगला प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, और प्रश्न में जो दिया हो कितने में संपत्ति बिकी और कितने में दायित्व का भुगतान किया गया, उसको हम निम्नानुसार, ये जो दिए हैं 3 और 4 पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 एंड 4, इसके अनुसार उनको लेखा करेंगे। संपत्ति
से मिला है तो उसके अपोजिट साइड यानी क्रेडिट में आएगा वसूली खाते के, और दायित्व चूंकि क्रेडिट साइड लिखा है तो उसके अपोजिट साइड यानी वसूली खाते के डेबिट में लिखेंगे कितना उनसे पैसा हमको भुगतान किया है, कितना पैसा हमने भुगतान किया है। ठीक है, तो ये 4 बात हो गई। 5वीं बात आती है वसूली के व्यय होते हैं कुछ। अब वसूली के व्यय में भी 2 बातें होती हैं, या तो फर्म खुद भुगतान करती है या कोई साझेदार ठेका ले लेता है, भाई वसूली के व्यय 1500 रुपए में मैं चुकाऊंगा। तो यदि ऐसी बात है, नगद यदि भुगतान किया गया है तो जो नगद भुगतान किया गया है वसूली खाते के डेबिट में रोकड़ लेखे से आ जाएगा। लेकिन साझेदार ने कोई ठेका ले लिया है, कोई बात ले ली है, तो साझेदार के पूंजी लेखे से हम डेबिट में लिख देंगे वसूली खाते में समापन व्यय की राशि को जो भी उसने ली है। जब यदि साझेदार कोई ठेका ले लेता है, साझेदार कोई दायित्व ले लेता है, तो फिर यदि प्रश्न में समापन के व्यय अलग से दिए हों तो उनका कहीं भी कोई लेखा नहीं किया जाता है। इसको याद रखिएगा कि यदि साझेदार ने भुगतान अपने समापन व्यय के भुगतान का दायित्व ले लिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चुकाने का पूरी लायबिलिटी उसने ग्रहण कर ली है, ले ली है कि मैं चुकाऊंगा, और उसके लिए उसको कुछ पैसा दिया जाता है तो वो पैसा उसके नाम पे क्रेडिट होता है, वसूली खाता डेबिट होता है। तो इसके बाद वसूली व्यय यदि प्रश्न में दिए हैं तो उनको कहीं भी हम नहीं लिखेंगे, चाहे वो साझेदार ने जो जितने में लिया था उससे ज्यादा हुए हो या कम हुए हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये बात यहाँ नीचे दी हुई है, देख लेते हैं आप इस पे। ठीक है, अब ये कुल 5 एंट्री वसूली खाते में होती है। इसके बाद हम दोनों तरफ का टोटल लगाते हैं। जैसा व्यापार लेखे लाभानी लेखे में होता है, लाभ निकलता है, डेबिट में अंतर की राशि आती है और हानि निकलती है क्रेडिट में आती है, ऐसे ही यहाँ भी होगा। यदि डेबिट में अंतर की राशि आती है यानी समाकलन क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो डेबिट में आएगी तो वो वसूली का लाभ होगा, और यदि क्रेडिट में आएगी तो वो वसूली की हानि होगी। अब वसूली की लाभ हो या हानि हो, इनको साझेदारों के पूंजी अनुपात, पूंजी या चल लेखे में बांटा जाता है। किस अनुपात में बांटा जाता है? उनके लाभ हानि बंटन अनुपात में। प्रॉफिट डिवाइड रेशियो जो होता है उनका, जो लाभ हानि बंटन अनुपात होता है उसमें बांट देंगे पहले तीनों में। जो भी लाभ हुआ है वो तो सीधा निकलेगा, या जो भी हानि हुई है, और उसको फिर उस रेशियो में बांट कर तीनों के चल या पूंजी खाते के नाम से लिखते हैं। यदि लाभ हुआ तो वसूली खाते के डेबिट में आ जाएगा, यदि हानि हुई तो वसूली खाते के क्रेडिट में जाएगी। तो इस प्रकार हम वसूली खाता बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये। अभी जब उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलो वसूली खाते का एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं, ताकि जो भी पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जितनी संपत्तियां हैं उनको अलग अलग लिखेंगे एक के बाद एक। जैसे यहाँ तो सीधा दिखा दिया, जगह नहीं थी तो एक के बाद एक लिखेंगे। और किस मूल्य पर लिखेंगे? उनके पुस्त मूल्य पर लिखेंगे। पुस्त मूल्य मतलब जो बैलेंस शीट में मूल्य दिया है उसी मूल्य पर उनको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम सभी बाह्य दायित्वों को, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो साझेदारों के अलावा बाहर के लोगों को देना है, और इसमें मैंने कहा था आपको कि साझेदार की पत्नी का ऋण है तो वो भी बाहर का माना जाता है, उसको भी यहाँ लिखेंगे। अब संपत्ति से कुछ मिलेगा आपको, संपत्ति से क्या मिलेगा? यदि नगद मिला है तो यहाँ आ जाएगा। मैंने बताया था अलग से हम रफ में टोटल लगा लेंगे और टोटल से हम ये एंट्री करेंगे। इसके बाद यदि किसी साझेदार ने खरीदी है संपत्ति तो साझेदार के करंट या कैपिटल अकाउंट के नाम से हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो लायबिलिटी से चुकाना है, लायबिलिटी चुकाना है तो नगद चुकाई तो कैश अकाउंट से। जो भी लायबिलिटीज हम नगद चुकाई, यहाँ हमको एक बात याद रखना है, किसी लायबिलिटी ध्यान से देखना है कि जितनी लायबिलिटीज यहाँ लिखी है सबके सबका भुगतान हो गया है नहीं हो गया। यदि कोई छूट गई है नीचे तो उसको भी जो मूल्य पर यहाँ लिखा उस मूल्य पर भुगतान कर देंगे। लेकिन प्रश्न में यदि किसी लायबिलिटीज को कम या ज्यादा में भुगतान करना लिखा है तो फिर कम ज्यादा भुगतान। कोई नई लायबिलिटी आ गई उसका भुगतान करना जो यहाँ नहीं लिखी तो उसका भी भुगतान हमको यहाँ करना है, ये याद रखें। ऐसी संपत्ति में कोई नई संपत्ति आ गई जो नहीं लिखा, उससे पैसा मिल गया तो उसको भी यहाँ लिखना है। चलो, लायबिलिटीज का भुगतान का दायित्व यदि कोई साझेदार ले लेता है तो उसके करंट और कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे इसको। तो ये संपत्ति से प्राप्ति ये 2 जगह हो गई, दायित्वों का भुगतान भी ये 2 जगह हो गया। क्लियर?
अब इसके बाद बचता है समापन व्यय। समापन व्यय की दो बातें होती हैं, या तो नगद भुगतान किया हमने तो टू कैश बैंक अकाउंट से, और यदि चलो यहाँ तो उसको लिखना भूल गए हम, और यदि साझेदार ने लिया है तो साझेदार के चलिए करंट कैपिटल अकाउंट से यहाँ भी आ जाएगा। अब इसके बाद यदि ड्राइंग्स पर आपके आहरण पर कोई ब्याज भी लगाया गया है तो वो ब्याज की एंट्री भी हम यहाँ करेंगे इस वसूली खाते के क्रेडिट में, और साझेदार के वो करंट कैपिटल अकाउंट जो भी होगा उससे हम यह एंट्री करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अंतर की राशि जो भी होगी, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे, अंतर की राशि या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। यहाँ आई तो लाभ हो गया, है ना, और इधर आई तो हानि होगी। दोनों में से एक होगा। किस अनुपात में बांटेंगे उनको? उनको लाभ हानि बंटन अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इसका फॉर्मेट तैयार हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले खाते को देखते हैं। दूसरा बताया था पूंजी लेखा। तो साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनते हैं? साझेदारों को पूंजी खाते बनाने के लिए चिट्ठे में जो भी उनके कैपिटल के बैलेंस दिए हैं उनको अपोजिट साइड में उतारेंगे। यदि बैलेंस क्रेडिट साइड अपने सॉरी लाइबिलिटी साइड दिए हैं तो उसको क्रेडिट साइड उतारेंगे, एसेट साइड दिए हैं तो उसको डेबिट साइड उतारेंगे। ठीक है, दोनों तरफ के हो सकते हैं। सामान्यतः क्रेडिट बैलेंस ही होता है, पर कई बार किसी किसी भागीदार का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये बैलेंस के रूप में हम उसको लिख लेंगे पहले। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वसूली खाते से हमको, अच्छा चलो पहले हम एक काम करेंगे कि जितने संचित लाभ और कोष है उनको हम पूंजी बंटन अपने लाभानी बंटन अनुपात में बांट कर साझेदार को क्रेडिट करेंगे। क्या क्या लाभ जो कोष और संचय होते हैं, सामान्य संचय है ना, या और कोई भी अन्य संचय दिया है। यहाँ अशुद्ध ऋण संचिति नहीं आती है, याद रखिएगा। अशुद्ध ऋण संचिति को इसमें नहीं लिखा जाता, उसको हम पहले ही लिख चुके हैं। जिसको पहले लिख चुके हैं उसको डबल से नहीं लिखेंगे, याद रखिए। चिट्ठे में से एक बार ही उतरेगा। तो चिट्ठे में दायित्व पक्ष में जो भी अविभाजित लाभ दिए, लाभानी लेखे के नाम से दिया है, संचित कोष के नाम से दिया है, सामान्य संचय के नाम से दिया है, तो वो सभी लाभ जो है उसको साझेदारों के पूंजी खाते में या चल खाते में, सॉरी पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी खाते के क्रेडिट में हम बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे? उनके लाभ हानि बंटन अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यदि चिट्ठे में कुछ कृत्रिम संपत्ति दी है, जैसे लाभानी खाता संपत्ति साइड दिया हो, या विज्ञापन व्यय दिया हो, या प्रारंभिक व्यय दिया हो, जो मैंने बताया था फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति जिनको हमने कहीं नहीं लिखा है अभी, वो उनको साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभानी बंटन अनुपात में बांट कर डेबिट किया जाता है। मतलब उनके पूंजी खाते में डेबिट साइड में वो राशि को बांट कर लिख दी जाती है। तो ये पहले हम पूंजी खाते का शेष उतारेंगे, फिर चिट्ठे के अविभाजित लाभ और अविभाजित हानियों को बांट देंगे। अब इसके बाद वसूली खाता जो होता है उससे क्रॉस एंट्री करेंगे। क्रॉस एंट्री का मतलब जो जहां भी जिस साझेदार के पूंजी लेखे के नाम से डेबिट में लिखा है उसको क्रेडिट में लिख देंगे, वो पूंजी खाते में किस नाम से? वसूली खाते के नाम से। और यदि वसूली खाते में उस साझेदार को क्रेडिट किया गया है तो साझेदार के पूंजी लेखे में डेबिट कर देंगे। यही बात आप देखिए इसमें, ये किस नाम से लिखेंगे? जिस जिस खाते से, देखिए क्रॉस एंट्री का एक सीधा सा नियम है, जिस खाते से दूसरे खाते में आ रहा है उस खाते का नाम आएगा। कहाँ जाएगा? जिस साझेदार में, मान लो ए का पूंजी खाता हुआ है तो पूंजी खाते में तीनों के आपको मिलेंगे, उसमें सिर्फ ए में लिखोगे। सी का पूंजी खाता यदि डेबिट करना है तो सी के पूंजी खाते में डेबिट, वसूली खाते से। तो इस प्रकार हम वसूली खाते में जहां जहां साझेदारों का पूंजी लिखा है उसकी क्रॉस एंट्री करेंगे। अब यदि कोई आहरण भी दिया है अलग से, कोई राशि आहरण करता है साझेदार, तो पूंजी खाते के उसको भी विकलन पक्ष में लिखेंगे, ड्राइंग से दे दिया है तो। ये करने के बाद, ये 5 बातें करने के बाद हम प्रत्येक के कॉलम का अलग अलग टोटल लगाएंगे। 3 भागीदारों का इकट्ठा साझेदार का पूंजी लेखा बनाते हैं,
तो उनके तीनों के अलग अलग, पहले एक का फिर दूसरे का, देखेंगे कि डेबिट बढ़ा है क्रेडिट बढ़ा है, और दोनों पक्षों का टोटल लगाकर जहां अंतर की राशि होगी उसको लिख देंगे। किस नाम से लिखेंगे? कैश या बैंक के नाम से, रोकड़ लेखे के नाम से लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि किसी साझेदार के डेबिट में हमने लिखा रोकड़ लेखा, इसका मतलब साझेदार का पूंजी लेखा डेबिट कैश अकाउंट से, इसका मतलब उसको उतना पैसे का भुगतान कर दिया गया है, उसका पैसा लेना था उसको। और यदि क्रेडिट में लिखा है, इसका मतलब उससे उतना पैसा प्राप्त कर लिया गया। चलिए साझेदार का चालू खाता देख लेते हैं। चालू खाता पूंजी लेखे जैसे बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले चालू खाते का बैलेंस हम डेबिट या क्रेडिट जो भी उतार लेंगे, जैसा पूंजी खाते का उतारा था, और जितनी एंट्री हमने बताई है आपको पूंजी लेखे में करने की, आखिर की छोड़कर, वो सब एंट्री कहाँ कर देंगे? चालू खाते में कर देंगे। सेम अविभाजित लाभ बांटना, अविभाजित अपने जो है कृत्रिम संपत्तियों को बांटना, वसूली खाते की क्रॉस एंट्री, वो सब फिर कहाँ हो जाएगी? चल खाते में हो जाएगी, यदि चल खाता बनाना है तो। यहाँ बस एक अंतर यह है कि चल खाते के बैलेंस को हम पूंजी खाते के बैलेंस को रोकड़ लेखे से बराबर करते थे, यहाँ चल खाते के बैलेंस को संबंधित भागीदार के पूंजी लेखे के नाम से लिखकर हम इसको बंद करेंगे। मतलब इसका जो बैलेंस होता है वो उनके पूंजी लेखे में यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में चालू खाते, आरंभ खाते, चालू खाते के नाम से शेष दिए हों तो फिर पूंजी लेखे से पूर्व इन्हें बनाया जाता है। इनमें पूंजी के प्रारंभिक शेष के स्थान पर चालू खाते के प्रारंभिक शेष से लिखकर उपयुक्त पूंजी लेखे में बताई गई प्रविष्टियां की जाती है, और अंत में चालू खाते का शेष पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। चलिए, और अब जब चालू खाते बनाए जाते हैं तो फिर पूंजी खाते की स्थिति होगी। पूंजी खाते का सिर्फ, पूंजी खाते में सिर्फ इतना काम करेंगे कि पूंजी खाते का बैलेंस उतारेंगे हम पहले, फिर चालू खाते से जो बैलेंस ट्रांसफर हुआ वो लिखेंगे, और फिर वो रोकड़ लेखे वाली एंट्री जिसकी जिधर कम हो उधर रोकड़ लेखा लिखकर उसको बंद कर देंगे। मतलब फिर पूंजी खाता बहुत शॉर्ट हो जाएगा। अब साझेदारों के ऋण खाते, साझेदारों को ऋण खाते सिंपल सा खुलता है और कैश अकाउंट से उसको बंद कर दिया जाता है। यदि प्रश्न में भुगतान की राशि वास्तविक ऋण से कम या अधिक हो तो जो अंतर की राशि होगी, वो अंतर की राशि लाभ या हानि होगी, वो कहाँ जाएगी? वसूली खाते में लिखी जाएगी वो राशि। ये ध्यान रखें, है ना। तो वसूली खाता बनने समय ये भी ध्यान रखेंगे कि ऋण खाते में यदि कम ज्यादा, सामान्यतः होता नहीं है, मगर यदि कम ज्यादा उनको भुगतान किया गया है तो फिर वो अंतर की राशि को वसूली खाते में लाभ या हानि के रूप में डेबिट या क्रेडिट में दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वसूली खाते के नाम से लिखेंगे, क्रॉस एंट्री वसूली खाते में भी करेंगे, है ना। साझेदार की पूंजी खाते में, हाँ एक बात ये महत्वपूर्ण है, यदि साझेदार की पूंजी खाते का शेष विकलन है, उसका पहले से डेबिट शेष है, मतलब उससे पैसा लेना है, तो उसके ऋण की राशि भुगतान नहीं की जाएगी। फिर नगद नगद नहीं भुगतान करके क्या करेंगे? ऋण लेखे को भी उस साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे, और फिर देखेंगे उससे पैसा लेना निकलता है या देना निकलता है, जो भी होगा वो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि यदि किसी साझेदार का विकलन शेष है और उसका ऋण भी दिया है, तो उस ऋण खाते को अलग से ऋण खाता ना बनाते हुए उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। कैसा ट्रांसफर करेंगे? ऋण खाते का आपका क्रेडिट बैलेंस है ना, तो उसको पूंजी खाते में जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? जब 10 मिनट बचे हैं, उसको पूंजी खाते के क्रेडिट में कर देंगे। आप जनरल एंट्री आपकी यदि होगी तो साझेदार का ऋण खाता विकलन साझेदार के पूंजी खाते से, तो ऋण खाता खोलोगे भी तो उसके विकलन में कैश के बजाय लिख देंगे उसका पूंजी लेखा, और उसको बंद कर देंगे, और पूंजी लेखे के क्रेडिट में हम उतना ऋण खाता डाल देंगे। इसके बाद टोटल लगा के कैश वगैरह की एंट्री करेंगे। रोकड़ अथवा बैंक खाता, अब दो चिट्ठे में जो भी रोकड़ या बैंक का बैलेंस दिया है, संपत्ति होती है रोकड़, तो ये जो बैंक या रोकड़ का बैलेंस दिया है इसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। डेबिट पक्ष में लिखने के बाद वसूली खाता, पूंजी खाता, चल खाता और ऋण खाता जो भी बनाया साझेदार का, उस सब में जहां जहां रोकड़ अथवा बैंक आया है उसकी क्रॉस एंट्री इस खाते में कर दो। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्रॉस एंट्री करना है। उसके डेबिट में लिखा है तो उसके क्रेडिट में लिख दो, किस नाम से लिखा वो नाम से लिख दो।
तो जब आप क्रॉस एंट्री कर लेंगे तो इसके बाद जब आप टोटल लगाएंगे तो दोनों पक्षों का योग सदा बराबर आएगा। यदि आपने कुछ गड़बड़ की होगी, कहीं कोई एंट्री भूल गए होंगे, तभी इसका टोटल नहीं मिलेगा। तो ये रोकड़ खाता, क्योंकि भाई देखिए फर्म का समापन हो गया, समापन हो गया मतलब जितना पैसा आया था उतना पैसा हमारा चला जाना चाहिए, क्योंकि अब फर्म बचे नहीं। ये सबसे आखिरी काम है कि आखिरी में पैसे का निपटारा करते हैं, तो आखिरी में कुछ भी पैसा नहीं बचना चाहिए, इसलिए कोई भी कैश का बैलेंस नहीं होगा। शुरू में तो होगा बैलेंस, लेकिन वो सब आना और जाना करने के बाद पूरा रोकड़ खत्म हो गया और दोनों तरफ का टोटल मिल जाएगा, जितना आया था उतना ही चला गया, नो लास्ट बैलेंस। तो इस प्रकार रोकड़ खाता अथवा बैंक खाता बनाया जाता है। तो ये 5 खाते हमने देखे आज। इनको थोड़ा सा यदि आप घर पर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, समय कम है थोड़ा सा, इसलिए एक बार इसी को रिपीट कर लेते हैं। सवाल यदि कल बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार फटाफट रिपीट करते हैं क्या क्या देखा हमने। चलो वसूली खाते को यहीं से देख लेते हैं। देखिए वसूली खाते में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। किस मूल्य पर लिखते हैं, ये एसेट्स लिखेंगे हम पुस्त मूल्य पर, बुक वैल्यू पर, जिस मूल्य पर चिट्ठे में दिखाया गया उसको एज इट इज उतार लेंगे। लेकिन कौन सी संपत्ति उतारेंगे, सभी रियल एसेट्स, वास्तविक संपत्ति उतारेंगे जिसमें ख्याति भी होती है। कृत्रिम संपत्ति इसमें नहीं उतारी जाती, ठीक है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसी प्रकार लाइबिलिटी साइड हम सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बाह्य दायित्वों को लिखते हैं। बाह्य दायित्व का मतलब जो साझेदार को नहीं देना हो, अन्य किसी को देना हो, जैसे लेनदार है, देय विपत्र है, अधिकोष अधिविकर से, किसी साझेदार की पत्नी का ऋण है, अन्य कोई ऋण है प्राधि ऋण के नाम से, तो वो सब बाह्य दायित्व। लेकिन साझेदार का ऋण है, साझेदार का पूंजी लेखा है, साझेदार का चल लेखा है, लाभानी लेखा है, संचय कोष है, ये सब बाह्य दायित्व नहीं होते, इनको नहीं लिखे, ठीक है। तो पहले संपत्ति, फिर दायित्व कहां से उतारेंगे, चिट्ठे से उतारेंगे। चिट्ठे में जो मूल्य दिया है उसी मूल्य पर ही इसको उतारना है, ये याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि सवाल में चिट्ठे के नीचे जो सवाल प्रश्न आपका दिया है उसमें आपको दिया होगा कि कितना उससे नगद मिला या कितना साझेदार ने खरीदा। तो जो संपत्ति नगद बेची गई उसको नगद के नाम से, कैश अकाउंट के नाम से, सबका टोटल इकट्ठा लिख देंगे। आप एक रफ में बना लेंगे कौन कौन सी संपत्ति नगद कितने में बेची गई। जितने हम शब्द बोले वो कम में बेच सकते हैं, ज्यादा में बेच सकते हैं। वो कमी बेसी का हमको यहाँ कोई लेखा नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक ये लेखे के दोनों तरफ के पक्षों के योग से वो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा जो भी हानि लाभ। यहाँ तो आपको जितने में बेची गई है उतना आपको रोकड़ लेखे से है तो रोकड़ लेखे में लिख दो, साझेदार ने खरीदी है तो साझेदार के चल या पूंजी लेखे में लिख दो। इसी प्रकार दायित्वों का भी होगा, दायित्व जो चुकाए गए हैं वो सब जो नगद चुकाए गए हैं वो रोकड़ लेखे में, और जो साझेदार द्वारा ले लिए गए हैं कि हम चुका देंगे तो साझेदार के चलिए पूंजी लेखे से। यहाँ दोनों समय एक बात याद रखना है, यदि किसी संपत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जाए या किसी दायित्व के बारे में ना कहा जाए तो इन्हें संपत्ति को रोकड़ मूल्य पर, जो पुस्त मूल्य है उसी पर पैसा मिला नगद ये माना जाएगा, और दायित्व में जो उसका पुस्त मूल्य है उस पर पैसा हमने दिया ये माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि यदि कोई ड्राइंग्स वगैरह है तो ड्राइंग्स वगैरह पर ब्याज है तो वो भी लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक चीज और देखी थी कि यहाँ इसमें नहीं आ पाया है कि कोई दायित्व का भुगतान जब साझेदार के ऋण का भुगतान किया जाता है तो उस राशि से ज्यादा या कम में भुगतान किया जाता है तो अंतर की राशि को भी यहाँ लिखा जाता है। यदि कम भुगतान किया गया तो इस साइड आएगा क्योंकि लाभ हो गया, ज्यादा भुगतान किया गया तो इस साइड आएगा। फिर अंतर की राशि से हम वसूली की लाभ या हानि निकालेंगे, जिसको हम साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि बंटन अनुपात में, प्रॉफिट डिवाइडिंग रेशियो जो उनका है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उस रेशियो में बांट कर, लाभ है तो इधर आ जाएगा, हानि है तो इधर आ जाएगी। तो ये वसूली खाता बनता है। पूंजी खाते मैंने बताया आपको कि बैलेंस लिखने के बाद बैलेंस कैसे लिखते हैं ये वाली बात हुई, और वसूली खाते से सॉरी अविभाजित लाभों और संचय कोषों को हम बांटेंगे जो हमने दायित्व पक्ष में छोड़ दिए थे। ऐसे ही जो संपत्ति पक्ष में हमने
कृत्रिम संपत्तियां छोड़ दी थी, किस टाइप की होती हैं ये वाली बात, इनको बांटेंगे। और ये बांटने के बाद वसूली खाते से क्रॉस एंट्री करके अंतर की राशि को रोकड़ लेखे से, मतलब जिधर भी अंतर आता है उधर रोकड़ लेखा या बैंक लेखा लिखकर हम बंद कर देते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि यदि कोई आहरण दिया है तो उसको भी हम उनके पूंजी खाते के डेबिट में लिखेंगे और अंत में फिर प्रत्येक का अलग अलग लेखा बंद करके रोकड़ लेखे से बंद कर देंगे। चालू खाते के लिए बताया था कि यदि चालू खाते दिए हों तो उनमें प्रारंभिक बैलेंस चालू खाते का पहले उतारेंगे और वो सब एंट्री अंतिम एंट्री को छोड़कर जो पूंजी खाते में की है, बाकी जो पूंजी खाते में की है वो सब चालू खाते में हो जाएगी और उसका जो बैलेंस है वो पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। पूंजी खाते में फिर पूंजी खाता जब बनाएंगे तो उसका पूंजी का बैलेंस लिखेंगे, चालू खाते से जो आया है उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे और रोकड़ लेखे से बंद कर। ऋण खाते में बताया था कि ऋण खाते का सदा क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट में रोकड़ लेखा लिखकर बंद कर देंगे हम। और यदि किसी साझेदार की पूंजी का विकलन शेष है तो फिर हम उसको सीधे सीधे साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। रोकड़ बैंक खाते को विकलन शेष होता है सदा सामान्यतः। कभी कभी संपत्ति साइड के बजाय दायित्व साइड में बैंक खाता दे देते हैं कि बैंक ओवर ओडी के नाम से, तो बात अलग है। अदरवाइज उसको डेबिट में लिखेंगे और उसके बाद ये उपरोक्त जितने भी लेखे हैं उन लेखों में जहां जहां रोकड़ लेखा आया है उस सबकी क्रॉस एंट्री रोकड़ लेखे में करेंगे और अंत में रोकड़ लेखे का टोटल बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अपना समय समाप्त होने वाला है, तो आज इतना। आप यदि अपनी पुस्तकों में थोड़ा सा देखेंगे जो मैंने समझाया था, अच्छे से देखिएगा, तो कल फिर हम एक प्रश्न इसका हल करेंगे। ठीक है। और जो लोग लेट हो जाते हैं उनके लिए यह है कि वो YouTube चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि इस के थोड़े से देर बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा YouTube पर। YouTube पर आप कॉमर्स क्लास विद डॉक्टर महेश अग्रवाल जब टाइप करेंगे तो आपको लेखा मिल जाएगा। और जब भी देखें उसको सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, नहीं समझ में आए तो उसको डिसलाइक भी करें। ठीक है। तो आज की सभा हम यही संपन्न करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वातावरण अभी ठीक नहीं है, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। देखने के उद्देश्य से बाहर मत निकलिए। बहुत ज्यादा स्थिति विषम है और इस समय हमको सरकार का साथ देना है। और सरकार का साथ देने का मतलब हमको घर पर रहना है। हमने यदि अपने आप को सुरक्षित रख लिया तो हम पूरे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मी बढ़ गई है, पानी ज्यादा पीजिए। रात को यदि जाग कर पड़ते हैं तो ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, उस समय आप बीमार नहीं पड़ेंगे। घर पर ही हल्के फुल्की आप एक्सरसाइज करिए, अच्छे साहित्य पढ़िए। इंटरनेट पे फालतू बातें देखने के बजाय, टीवी सीरियल देखने के बजाय थोड़ा पढ़ने में ध्यान लगाइए और अच्छी पुस्तकें भी पढ़िए। चलिए, तो आज की सभा यही संपन्न करते हैं। थैंक यू।